नमस्कार मित्रों, यह सेट ए कक्षा 10वीं का अभ्यास पेपर हल किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के लिए। ये विषय सामाजिक विज्ञान का है, इसका पूर्णांक 75 है और इसका पहला प्रश्न है, पीला सोना किसे कहा जाता है? इसमें पीला सोना सोयाबीन को कहा जाता है, पर सोयाबीन ऑप्शन नहीं होने के कारण सरसों को पीला सोना कहा जाता है। पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंत स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। अधिकतम गहराई का पतन है तो ये अधिकतम गहराई विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसकी है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये मैप में देखिए आप, ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर विशाखापट्टनम है। ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दिद्रो ने इसकी रचना की थी। क्या नाम था उनका? दिद्रो। उन्होंने इस पुस्तक की रचना, इस ग्रंथ की रचना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे दूरी शक्ति माना गया? इसका उत्तर है नाज़ी, जर्मनी, जापान और इटली को दूरी राष्ट्र कहा जाता था। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ये 6 सही विकल्प हैं, 6 नंबर के। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान था तो वहां पर उत्तर क्या जाएगा? अजैव संसाधन कहलाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजाति के लोग पेड़, महुआ और कंदप के पेड़ों की पूजा करते हैं। मतलब ये 2 पेड़ है, यहाँ रिक्त स्थान था। महुआ और कंदप के पेड़ों की पूजा करते हैं। भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है 2022 के अनुसार। बेल्जियम खालिस्तान था यहाँ पर कि महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो यहाँ आएगा यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी संस्था जारी करती है। मनरेगा में यहाँ खालिस्तान था। दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है मनरेगा। अगला है तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य का। निक्षालन से बनी मृदा लेटराइट मृदा कहलाती है। बिल्कुल सत्य है, निक्षालन से ही वो बनती है। भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल उत्पादक देश है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सत्य है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। बिल्कुल असत्य है। भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। बिल्कुल असत्य है। एसबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय स्टेट बैंक तो रिजर्व बैंक के अंदर काम करता है, इसलिए ये भी असत्य है। जोड़ी पूछी गई थी 6 नंबर में। जोड़ी आपके सामने है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल में होता है और ये जो केरल में सबसे अधिक साक्षरता भी पाई जाती है, ये राज्य है केरल। ये तो यहाँ रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है और इसे मालाबार तट भी कहा जाता है। उगते सूर्य की किरणें आजादी का मिलना, इसका प्रतीक होती है उगते सूर्य की किरणें आजादी का मिलना। अपनी अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता इनकी चित्रकला थी, एक पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक रूप है। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। प्रतिबंधों का मतलब व्यापार के लिए अपने नियम को शिथिल करना, मुलायम करना, लोचदार करना। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलोर। इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है।
भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? क्रोएशिया कहते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में लागू की गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। निम्न को मानचित्र में दर्शाइए। जो मानचित्र वाला प्रश्न है उसको मैंने यहीं पर सोल्व कर दिया। निम्न को मानचित्र में दर्शाइए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र में खेतड़ी राजस्थान, ये राजस्थान है, यहाँ पर खेतड़ी है, तांबे का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ये है। यहाँ से गुजरात से प्रारंभ हो रही, गुजरात, मध्य प्रदेश के यहाँ से ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो देखो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में निकल रही। और ये है ना बच्चों, आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लो, ये हर बार पूछी जाती है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्या, कौन सी पाइपलाइन है? गैस पाइपलाइन। दूसरा है सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश की राजधानी कहलाता है। ये उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सीमा पर सिंगरौली एक जिला है, और सिंगरौली की खान कोयला, इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर ये कर्क रेखा इस मैप में है ना थोड़ा ऊपर दे दी, कर्क रेखा नीचे है जबकि यहाँ पे है ना, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही कि ये झरिया है ना, ये यहाँ है और कर्क रेखा से ऊपर है और रानीगंज नीचे है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, देख लिया आप, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये मुंबई हाई प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल भंडार, और ये पारादीप बंदरगाह है, यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और यहाँ चेन्नई बंदरगाह है। तो मैंने इनको भी लिख दिया क्योंकि ये भी पूछता है, वो पारादीप पूछता है, विशाखापट्टनम पूछता है, चेन्नई पूछता है। तो आपको मैप लेना है और उस मैप में से तैयारी करना है। खेतड़ी राजस्थान, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, सिंगरौली, झरिया, रानीगंज, कोरबा, पारादीप, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह, और चेन्नई। तो इस प्रकार ये मैप आपका कंप्लीट हुआ। इसी के बाद अगला प्रश्न है आपके, जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर में पहला प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ये एजेंडा 21 के इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ये 2 अंक के प्रश्न स्टार्ट हुए यहाँ से। तो एजेंडा 21 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक संधारणीय विकास को प्राप्त करना है। संधारणीय विकास को मतलब सतत पोषणीय विकास को, जिससे आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सके। सॉरी, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्या लिखिए। संसाधनों के अति दोहन से उनके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब अपन बहुत ज़्यादा संसाधनों का अति दोहन करेंगे तो पहली है कि उस शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरी है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से महंगाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। ये 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर का उत्तर है। मतलब ये प्रश्न चेटा है और ये इसका अथवा वाले का है। मैंने दोनों प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पीएससी, यूपीएससी मेंस में भी ये ऐसे ही उत्तर लिखे जाते हैं उसमें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु कोई 2 कानून को लिखिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। मतलब ये 1972 में बनाया गया था। इसमें संकटग्रस्त जातियों के लिए निम्नलिखित कानून बनाए गए। यह अधिनियम संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाता है। पहला ये कानून था। दूसरा, अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषता है
यह भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। ये यहाँ पर दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये मतलब ऐसे सीधा सीधा नहीं है, घूमता हुआ है, मैंने सीधा बना दिया। ये मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, और इनके बीच में बहुत सारे नगरों को ये जोड़ता है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व की 5वीं बड़ी परियोजना है और भारत की सबसे बड़ी है। इनमें महानगरों के बीच की दूरी को कम करना है और रोड को बहुत अच्छा बनाना है, ताकि जो साधन है, जो वाहन है, वो तेज गति से चल सके और एक्सीडेंट भी ना हो। जब रोड की चौड़ाई होगी तो एक्सीडेंट कम होने की संभावना रहेगी। अगला है, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ तक चलाई गई थी? तो देखिए, देश की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। बम्बई और ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चली थी लगभग ये। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकारों को लिखिए। प्रश्न नोवा है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग, जैसे कपास उद्योग, जो सूती वस्त्र उद्योग, वो किस पे है? कपास पर। गन्ना उद्योग या चीनी उद्योग, गन्ने पर। ऐसे खनिज उद्योग, वन आधारित उद्योग, वन आधारित में जैसे फर्नीचर, मान लो हमें फर्नीचर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लकड़ी काटना पड़ेगी। वो सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? वह तकनीक जो सूचनाओं को व्यवस्थित कर संप्रेषण योग्य बनाती है। संप्रेषण मतलब भेजने के योग्य। इसे सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे मोबाइल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब। जिसे कोई सा भी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं तो हमें फट टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटर के द्वारा उसमें इंटरनेट की सहायता से हम विश्व के सभी भागों को हम खोज सकते हैं। ये और ये भी एक तकनीकी है कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये भी एक नई नवीन तकनीकी है। चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया? तो गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण जिले में यह आंदोलन 10 अप्रैल 1917 को चलाया गया था। कंपटीशन परीक्षा का भी फेवरेट प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब चला था? तो 10 अप्रैल 1917 को चलाया गया था। यह आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था और यह गांधी जी ने चलाया था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक क्रांतिकारी थे। वे न्याय में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने कई बार गैर कानूनी ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? आलू ने यूरोप के आम लोगों का जीवन आमूल रूप से बदल दिया। जो लोग पहले भूखमरी के शिकार हो जाते थे, उन्हें आलू के रूप में एक बेहतर भोजन मिला। कौन सी फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात की जाती थी? अफीम की खेती। मतलब वहां पर लोग अफीम की खेती करते थे और इससे पहले वो कपास की खेती करते थे। तो अंग्रेजों ने कपास की खेती को मना कर दिया और उनसे खरीदना बंद कर दिया और उनको अफीम की खेती के लिए जोड़ डाला गया। और फिर ये राजस्व बढ़ाने के लिए उस समय ब्रिटेन के और चीन के व्यापारिक संबंध अच्छे थे, तो ये राजस्व बढ़ाने के लिए उनको निर्यात कर देते थे। बेलम क्या है? अभी मुझे इसका उत्तर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा। वैसे तो इसका उत्तर दे रखा था, बेलम का अर्थ युद्ध और इसके घटकों का कुछ हद तक उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है उच्च क्षमता वाले बम। और कहीं पर बेलम का उत्तर मुझे थोड़ा सा इसमें वो है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूं। खगोल शास्त्र किसे कहा जाता है? खगोल शास्त्र एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन की विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है। उसे खगोल शास्त्र कहते हैं। गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई 2 विशेषता लिखिए। गुटेनबर्ग बाइबिल पश्चिमी यूरोप में चल धातु से छपी पहली महान पुस्तक थी। पहला पॉइंट, इसमें सफेद कागज पर काले अक्षरों की छपाई है। इसमें सफेद कागज पर काले अक्षरों की छपाई है। पांडुलिपियां क्या थी? एनसीईआरटी 6 बुक में बहुत अच्छे से दिया गया था ये हिस्ट्री वाली। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई है, जैसे हस्तलिखित पत्र। पांडुलिपि पहले ताड़ के पत्रों पे लिखा जाता था, वो है।
नारीवादी आंदोलन क्या है? महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है? महिलाओं को आवाज मिले और इससे राजनीति में नई संवेदना विकसित हो। मतलब महिलाओं यह है कि राजनीतिक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व क्यों मिलना चाहिए, उससे क्या तात्पर्य है? तो इसमें क्या होगा, दूसरी महिलाओं को संवेदना विकसित होगी, राजनीति में नई संवेदना विकसित होगी। लोकतंत्र और नारीवाद के लोकतंत्र में विश्वास होगा। जैसे अपन ने अभी पढ़ा ना, महिलाओं के नारीवाद आंदोलन क्या था, तो उन दोनों लोकतंत्र और नारीवाद लोकतंत्र में विश्वास होगा। जवाबदेही सरकार क्या है? जनता के पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने और उन्हें उच्च स्तर की पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा रखने की क्षमता, और उनसे हम सवाल पूछ सके और वो सवाल का उत्तर दे सके, उसे जवाबदेही सरकार कहते हैं। वैध सरकार किसे कहते हैं? वैध सरकार किसे कहते हैं? वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है। जैसे लोकतंत्र, अपन वोट देते हैं और वोट डालने के बाद उनकी मतगणना होती है, और जो जिस मेंबर या जिस पार्टी के सदस्य लोकसभा में या लोकसभा में या विधानसभा में सबसे ज़्यादा जीतते हैं, तो विधानसभा में जीतते हैं तो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, और लोकसभा में अगर सांसद जीतते हैं तो वह प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री और लोकसभा से चुने हुए सदस्य प्रधानमंत्री, अपना नेता चुनता है, उन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं। इसी प्रकार ये प्रश्न है, संगठित क्षेत्र के 2 लाभ लिखिए। संगठित क्षेत्र के 2 लाभ लिखिए। तो ये 2 लाभ है। पहला है, काम के घंटे निश्चित होते हैं, और अगर मान लो आपसे से एक्स्ट्रा काम करवाते हैं तो उसका अलग से आपको परिश्रम देते हैं। दूसरा है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। उसमें कोई भी दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसमें बीमा रहता है, और इलाज, घंटे, आवास की ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मुद्रा का अर्थ समझाइए। आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करने वाली वस्तु को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा क्या है? कागज का टुकड़ा है। मतलब ये परिभाषा पढ़ी थी मैंने अर्थशास्त्र में। मुद्रा वह है जो 2 लोग आसानी से उसको स्वीकार कर लेते हैं। मान लो मैं दुकान पर गया, मैंने भारत सरकार के द्वारा घोषित या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिसको मुद्रा घोषित की गई वो वस्तु दी, और बदले में मैंने वस्तु प्राप्त की, इसे मुद्रा कहते हैं। वस्तु विनिमय से क्या तात्पर्य है? तो वस्तु विनिमय का तात्पर्य लेन देन के लिए रुपयों के स्थान पर वस्तु का विनिमय किया जाता था, एक वस्तु के बदले दूसरी। और ये प्राचीन समय में बहुत होता था जब मुद्रा का जन्म नहीं होता था। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय कहलाता है, और धीरे धीरे मुद्रा का जन्म हो गया। तो मैं आपसे मुझे विश्वास है इससे आगे के प्रश्नों के उत्तर मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, और आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मैं इस प्रकार के प्रश्न बनाकर शेयर कर सकूं और मेरा हौसला भी बढ़े। धन्यवाद।